गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मुझे शुरू करना है यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट। आज ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हम 2019 के प्रीवियस ईयर्स के पेपर देख चुके हैं। मैं विजय कुशवाहा। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 54 है। जब संख्या के अंकों के स्थान को एक दूसरे से बदल दिया जाता है तो बनी नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। संख्या के अंकों के मध्य अंतर क्या होगा? एक दो अंकों की संख्या, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका। फिर हम इसे डायरेक्ट भी करेंगे। एक दो अंकों की संख्या है, मान लीजिए आपके एक दो अंकों की संख्या क्या है, एक्स और वाई। ये इकाई का अंक है, फर्स्ट प्लेस पे है। ये दहाई का अंक है, सेकेंड प्लेस पे है। हम x और y को इस तरह से लिख सकते हैं, ये इकाई के अंक पे है इसलिए y इंटू 1, ये दहाई के अंक पे है इसलिए 10 इंटू एक्स लिख सकते हैं। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। जब भी अंकों के स्थान में परिवर्तन की बात आएगी तो आपको ऐसा ही करना होगा। अंकों के स्थान में परिवर्तन किया गया यानी कि y x किया गया। यह हमारी मूल संख्या है, यह हमारी नई संख्या है। आप इसे कैसे लिखेंगे? समझ ही गए होंगे, डायरेक्ट लिखते हैं 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। जब भी इनके योग की बात की जाए तो क्या होगा, 10x और 11x, 10 और 1x कितने हो जाएंगे हमारे 11x, 10y 1y हमारे कितने हो जाएंगे 11y। 11 कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा x प्लस वाई। एक दो अंक की संख्या अंकों के स्थान में परिवर्तन की गई, बनी नई संख्या। दोनों का योग हमेशा किससे कटेगा? 11 से कटेगा। हमेशा किससे कटेगा? 11 से कटेगा। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से समझिए, दो अंकीय संख्या, इसे हम कैसे ले सकते हैं? 10x क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है, y क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है। अंकों के स्थान में परिवर्तन किया गया, yx लिख दिया। ये हो जाएगी 10y क्योंकि अब ये दहाई के अंक के स्थान पे है, और ये हो जाएगी x यानी ये एक इकाई के अंक के स्थान पे है। जब इनके अंतर की बात करेंगे, अंतर की बात करेंगे, जब मूल संख्या बड़ी है, ये मूल संख्या हमारी ओरिजिनल नंबर और ये नई संख्या। पहला, जब मूल संख्या बड़ी है तब बड़ी में से हम छोटी घटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10x में से एक x जाएगा, 9x बचेगा। एक y में से 10y जाएगा तो माइनस का 9y बचेगा। क्या मिलेगा? 9x माइनस वाई। ये कब मिला? जब मूल संख्या बड़ी है। और जब हमारी नई संख्या बड़ी होगी तब अंतर कैसे मिलेगा? जब नई संख्या बड़ी हुई तो हमें बड़ी में से छोटी माइनस करना है, तो एक 10y में से एक y जाएगा, 9y बचेगा। x में से माइनस का 10x जाएगा तो फिर 9x बचेगा, और क्या आएगा 9y माइनस एक्स। चाहे नई बड़ी संख्या हो, चाहे मूल संख्या बड़ी हो, दोनों ही केस में ये किससे कटेंगे? 9 से कटेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपका। एक दो अंक की संख्या, अंकों के स्थान में परिवर्तन किया गया, उनका अंतर सदैव किससे विभाजित होगा? सदैव किससे विभाजित होगा? 9 से। अगर 9 से विभाजित है वो 3 से भी विभाजित होगा, और उनका योग हमेशा किससे विभाजित होगा? 11 से। ध्यान समझिएगा, जैसे अंकों के स्थान में परिवर्तन के बाद
अगर इनके योग की बात की जाए तो आपको हमेशा 11x प्लस वाई मिलेगा, और इनके अंतर की बात की जाए तो आपको 9x माइनस वाई बनेगा, जब मूल संख्या बड़ी है, जब मूल क्या है, बड़ी है। और या फिर 9y माइनस एक्स मिलेगा जब नई संख्या कैसी है, बड़ी है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ये बेसिक थी। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 54 है, तो हमने ने वही मान लिया 54 क्या है, एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल, यानी कि अगर हमने संख्या मान ली क्या, x और y। जब संख्या के अंकों के स्थान को एक दूसरे से बदला जाता है तो बनी नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। मूल संख्या से 27 कम हो जाती है, इसका मतलब मूल संख्या बड़ी है, नई संख्या छोटी है। अब हमें क्या मिलेगा, 9 मूल संख्या बड़ी है, मूल क्या ना, तो बनी नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है, तब x माइनस वाई मिलेगा। ये हमें कितना मिल गया, 27, 9 में से जाएगा 3, x माइनस वाई कितना हो गया हमारे पास 3। अब हमें 54 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 54 क्या है, x इंटू वाई से बना हुआ ना, चौवन कैसे बना, x और y को गुणा करने से। 54 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच में अंतर कितना हो, 3 का। जाहिर सी बात है, 9 6 54, 3 का अंतर है इनके बीच में, 3 का अंतर है या नहीं है कि नहीं। अगर ऐसा है तो x हमारा क्या है 9 और y हमारा क्या है 6, यानी हमारी संख्या क्या होगी 9 और 6। पूछा क्या है, तो संख्या के मध्य अंतर क्या होगा, संख्या संख्या के अंकों के मध्य अंतर क्या होगा, तो अंकों के मध्य अंतर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। वैसे यही हो गया, यहाँ से अंकों के मध्य अंतर 3 हो गया, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अगर संख्या पूछा तो 9 और 6 96 हो जाता। नेक्स्ट देखिए, एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 48 है। वही हमने मान लीजिए हमारी संख्या क्या थी, एक्स वाई, इनका गुणनफल कितना दे रखा है 48। जब संख्या में 18 जोड़ देते हैं तो उसके अंकों के स्थान एक दूसरे से बदल जाते हैं। जोड़ने का मतलब 18 जोड़ने का मतलब क्या है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 15, इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाता है 17। ये हमारी क्या है, मूल संख्या, और ये हमारी क्या है, नई संख्या। तो 15 में जैसे मैंने 2 जोड़ा, नई संख्या मिल गई 17। तो 15 और 17 के बीच में अंतर क्या है, यही तो 2 है, ये अंतर ही तो होगा इन दोनों के बीच में। इसका मतलब ये है, कह रहा है जब संख्या में 18 जोड़ दे तो उसके अंकों के स्थान दूसरे से बदल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नई संख्या है वो 18 अधिक होगी। मूल संख्या और नई संख्या के बीच में 18 का डिफरेंस रहेगा 18 का। और नई संख्या चूंकि बनी है जुड़कर, इसका मतलब नई संख्या बड़ी होगी। जब नई संख्या बड़ी होगी तो हमें क्या मिलता है, अंतर इनका 9 y माइनस एक्स मिलता है। ये कितना है, 18 मिलेगा। ठीक, 9 2, y माइनस एक्स क्या हो गया हमारा। अब यहां से देखिए, अब 48 के ऐसे फैक्टर क्या है, देखिए ध्यान समझिएगा, x इंटू वाई हमें कितना मिला है, 48 मिला हुआ है, और y माइनस एक्स कितना मिला हुआ, हमें 2 मिला हुआ है। अब हमें 48 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, 48 के ऐसे 2 फैक्टर बने करने हैं जिनके बीच में अंतर कितने का, डिफरेंस कितने का, 2 का। 6 8 48, 8 इंटू 6 है ना, 8 8 6 48। अब कौन सा इसमें x है कौन सा y है हमें नहीं मालूम, है ना। बस हमें पता है कि इन दोनों के बीच में अंतर 2 है, हमारी शर्त पूरी है, लेकिन अब कौन x है कौन y है हमें नहीं मालूम। यानी अगर अब देखा जाए तो हमारी संख्या क्या हो सकती है, संख्या या तो हमारी 86 होगी या फिर हमारी 68 होगी, दोनों में से कोई हो सकती है। हमें इससे मतलब ही नहीं है क्योंकि पूछा संख्या के अंकों का योग, दोनों ही केसेस में अंकों का योग कितना होगा, 14 होगा।
उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आसान है, नहीं क्लियर है फिर से देखिएगा उसको। नेक्स्ट देखिए, 8/11, 15/17, 9/13, 11/16 का अवरोही क्रम क्या होगा? पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लें। कोई भिन्न बड़ा है छोटा है उसके निकालने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड फर्स्ट समझिए, इसे हम क्रॉस मेथड कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक है 5/11 और दूसरी है 7/9। इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है निकालने का तरीका क्रॉस कीजिए। 9 5 जा 45, 11 7 जा 77। जिसका न्यूमरेटर बड़ा, जिसका न्यूमरेटर यानी जिसका अंश बड़ा, वो अपने आप बड़ा हो जाता है। 77 बड़ा है 45 से, इसका मतलब है 7/9 इज ग्रेटर देन 5/11। फिर समझिए, 10/13 है आपका, 8/11 है। इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्रॉस मेथड यूज कीजिए, क्रॉस कीजिए। 11 की 10 से इंटू करेंगे कितना आएगा 110 आएगा। 13 की 8 से इंटू करेंगे 13 8 104, 104 आएगा। जिसका न्यूमरेटर बड़ा, जो गुणनफल बड़ा, वो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। 110 है 104 है, 110 बड़ा है, इसका मतलब है 10/13, 10/13 इज ग्रेटर देन 8/11। ये हमारा पहला मेथड है। सेकंड मेथड समझिए। मेथड सेकंड, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस मेथड। क्या है कॉमन डिफरेंस मेथड? 7/9, 11/13, जरा 7/9 है, 7 है 9 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का है। 11/13 अंश और हर के बीच में अंतर कितने का है 2 का है। अगर ये डिफरेंस दोनों के बीच में कैसा है कॉमन है, दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा है कॉमन है, तो जिसका अंश बड़ा वो अपने आप बड़ा हो जाता है। 11 बड़ा है 7 से, इसका मतलब 11/13 इज ग्रेटर देन 7/9। एक एग्जाम्पल और लीजिए, 15/19, 17/21। हमने देखा इनके बीच में डिफरेंस, अंश और हर के बीच में डिफरेंस। यहाँ 15 है 19 है, अंश और हर के बीच में अंतर कितने का है 4 का। 17 और 21 के बीच में अंतर कितने का है 4 का। डिफरेंस सेम है, जिसका अंश बड़ा वो अपने आप बड़ा। 17 बड़ा, इसका मतलब है 17/21 15/19 से बड़ा है। अगर ये बराबर बड़े नहीं है, मतलब ये अंतर कॉमन नहीं है, अगर ये दोनों कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो आपको कॉमन करना होगा। कैसे? 5/7, 8/11 कैसे बराबर करोगे? डिफरेंट 5 ऑफ अंश और हर के बीच में डिफरेंस कितने का 2 का, अंश और हर के बीच में डिफरेंस कितने का है 3 का। क्या करेंगे, एक तरफ अंतर 2 है एक तरफ अंतर 3 है, हम क्या करेंगे 2 और 3 अपने एलसीएम 6 पर बराबर होंगे, तो उसे 6 बनाने के लिए क्या करोगे आप 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे 6 बनाने के लिए क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखा जाए तो क्रॉस, इसको इधर इंटू कर दिया आपने, इसको इधर इंटू कर दिया, तो ये आपको 15 मिलेगा और ये आपको 16 मिलेगा। 16 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला भिन्न बड़ा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, 11 3 14 है, 15 4 19। डिफरेंस इसके बीच में कितने का है 3 का, इनके बीच में डिफरेंस कितने का 4 का। 4 से इधर क्रॉस इंटू कर दीजिए, 3 से इधर क्रॉस कर दीजिए,
ये 45 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। 44 छोटा होता है, 45 बड़ा होता है, यानी कि ये वाला इससे अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये 2 मेथड होते हैं हमारे, किसी भी भिन्न में कौन बड़ा है कौन छोटा निकालने के तरीके। मैंने इस पे पूरा एक लेक्चर बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा। 1.5-2 घंटे की क्लास है, उसमें 1-1.5 घंटे की। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। ये क्या है, 8/11 ये सब भिन्न है का अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। उतरता हुआ क्रम हमारा क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम। और छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये चढ़ता हुआ क्रम है, इसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, आरोही क्रम। ठीक है, हमसे पूछा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब है बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इनमें से हमारा जो भी आंसर होगा वो अरेंज होगा, चाहे हम ऑप्शन से कर सकते हैं चाहे यहाँ से कर सकते हैं। देखिए 8 और 11 के बीच में डिफरेंस कितने का, 3 का। 15 और 17 के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का। 9 और 13 के बीच में डिफरेंस कितने का, 4 का। 11 और 16 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का। चलिए यहाँ पे हम किसी दो को एक साथ चेक कर सकते हैं या फिर एक साथ बना सकते हैं। जैसे इनको चेक करते हैं हम, 2 है 4 है, ये पहले को चेक कर लो। मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 16 हो जाएगा। इधर गुणा करना पड़ेगा, 45 हो जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान समझिएगा, अगर मैंने 2 से इधर इंटू की तो 16 हो जाएगा, 3 से इंटू किया ये 45 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 8/11 छोटा होगा ना 15/17 से। तो इसका मतलब ध्यान समझिए कि यार 8/11 छोटा है 15/17 से, हमने इतना देख लिया। अब इसने एक यूनिट बना दी, और यूनिट क्या कहती है कि 8/11 पहले नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अवरोही क्रम क्या है, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो किसी भी ऑप्शन में 8/11 15/17 से कहीं पर भी पहले नहीं होना चाहिए। देखो 8/11 15/17 से पहले है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ये पॉसिबिलिटी है, 8/11 15/17 से पहले है, नहीं होगा। 8, अच्छा अब यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं आपके, पॉसिबिलिटी इसकी बची, इसकी, इसने दो को कैंसिल कर दिया। अब देखिए इधर देख लीजिए, किसी दो में मैं इधर 5 से इंटू करूँगा तो ये 45 बनेगा, ये 44 बनेगा। सही जा रहा है, इसको मैंने गुणा किया 45 और ये 44। इसका मतलब ये वाला भिन्न इस वाले भिन्न से बड़ा है। इसका मतलब 9/13 पहले ही होगा 11/16 से। 9/13 पहले ही होगा 11/16 से। 9/13 पहले ही होगा 11/16 से। यही गलत हो गया हमारा, और इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा हमारा ही। ठीक है, एक तो तरीका ये है, आप ऑप्शन से कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप इसे अरेंज करना चाहो अरेंज कर लो। 8/11 15/17 9/13 11/16। डिफरेंस कितने का है इसमें, 3 का, लिख लीजिए। डिफरेंस कितने का है, 2 का। डिफरेंस कितने का है, 4 का। डिफरेंस कितने का है, 5 का। 3 2 4 5 का एलसीएम, 3 2 4 5 का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम, क्योंकि ये अपने एलसीएम पे तो इक्वल होंगे। एलसीएम निकालते समय 2 की वैल्यू नहीं रह गई कोई, क्योंकि 4 है, 2 और 4 में 4 एलसीएम होता है। अब 3 चौक कोई कॉमन तो है नहीं, 3 चौक 12 पंजे 60 हो गया इनका एलसीएम। तो मुझे इसे 60 बनाना है, तो 60 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, 20 से गुणा करूंगा। इसे 60 बनाने के लिए क्या करूंगा, 30 से गुणा करूंगा। इसे 60 बनाने के लिए क्या करूंगा, 15 से। इसे 60 बनाने के लिए 12 से। बस, ये कितना आएगा, 8 दूनी 16, 160 आएगा यहाँ पे। 15 3 45, 450 हो जाएगा।
15 निम्मा 135 हो जाएगा। 12 11 132 हो जाएगा। क्या है इनमें सबसे बड़ा ढूंढना है ना, 450 यानी 15/17 वाला। 15/17 सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन सा होगा? इसकी कहानी खत्म। 32 160 वाला 8/11 है ना, इससे छोटा कौन सा हो गया? 8/11, इसकी कहानी खत्म। अब इससे छोटा कौन सा? 135 वाला 9/13, इससे छोटा बच्चा 11/16। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7/11, 11/16, 10/13, 9/14, 12/17 में दूसरा सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो? सबसे छोटा निकालिए, उसे छोड़ दीजिए, उसके बाद जो बचेगा वो दूसरे नंबर पे सबसे छोटा होगा। चलिए देखते हैं। डिफरेंस देखिए, 7 और 11 के बीच में डिफरेंस कितने का? 4 का। 11 और 16 के बीच में डिफरेंस पता नहीं आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, नीचे कर लेता हूँ। 7/11, 11/16, 10/13, 9/14, 12/17। ठीक, डिफरेंस बनाए। 7 11 के बीच में 4 का है, 11 16 के बीच में 5 का है, 10 और 13 के बीच में 3 का है, 9 और 14 के बीच में 5 का, 12 और 7 के बीच में ये भी 5 का हो गया भाई। 5 5 वाले तो बहुत हो गए, 3 हो गए। तो हमारे पास बचते हैं 4 है, 5 है, 3 है। इनका एलसीएम लेना है। कोई कॉमन नहीं है, 3 पंजे 15 चौक 60, इनका भी एलसीएम कितना है? 60। 60 हो गया तो एलसीएम 60 हो गया। 60 बनाने के लिए इसे मुझे 15 से गुणा करना पड़ेगा। 60 बनाने के लिए इसे 12 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 20 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 12 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 12 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 15 सत्ते 105, 132। 11 की मैंने ट्रिक सिखाई होगी आप अपने लेक्चर में, देख लीजिएगा ट्रिक ऑफ द डे में। ये 200, 12 निम्मा 108, 144। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा देखो भाई 105। इसकी कहानी हमें सबसे छोटा ढूंढना है, ये स्मॉलेस्ट वन है, सबसे छोटा है, हमें इससे मतलब नहीं है। इसके बाद जो छोटा होगा वो दूसरे नंबर पे छोटा होगा। 132 108 है, यही हमारा 108, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा सेकंड नंबर पे स्मॉलेस्ट है। ये क्या है? सेकंड स्मॉलेस्ट। थर्ड स्मॉलेस्ट पूछता तो इसके बाद ये था हमारे पास, ये हमारा थर्ड स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, इसे हम कहाँ से सॉल्व करते हैं भाई? ये सारे क्वेश्चन मैंने जो बनाए हैं वो पिछले 2019 के पेपर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखकर उसमें थोड़ा लेवल बढ़ा के बनाया है। इसे हम कहाँ से सॉल्व करते हैं? पीछे की तरफ से। भैया ये फोर्थ रूट है ना, ये हमारे पास क्या है? 625 का फोर्थ रूट है। इसका मतलब है 625 किसी ना किसी की पावर 4 है। तो किसकी पावर 4 है? अगर पावर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, 5 की पावर 4 है ये। अगर नहीं याद है तो आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। कैसे फैक्टर बनाओ? 25 क्या होता है? 625 क्या होता है? 25 गुणे 25 होता है। और ये किसकी पावर होती है? 5 की पावर 2 होती है, 5 की पावर 2 होती है, इस वजह से क्या हो गया? 5 की पावर 4 है। ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो, 5 बचेगा यहाँ पर। तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या बचेगा? 5। ठीक, अब देखें 32 में से मैं 5 घटा दूं तो क्या बचेगा? 27। यहाँ क्या बचेगा? 27। 27 का क्यूब रूट कितना होता? 3। 27 का घनमूल कितना होगा? 3। तो यहाँ कहानी कितना बचेगा? 3। 63 और 3 66 होता है, ये गड़बड़ कर दी, ये 61 होगा, सॉरी। 61 और 3 कितना होगा? 64 होगा। और 64, 61 और 3 कितना हो गया? 64। और 64 का घनमूल कितना होता है? 64 घनमूल कितना होता है? 4, है ना। 64 का घनमूल 4। 53 में से 4 जाएगा, बचेगा 49। और 49 का वर्गमूल कितना बचेगा? 7। ठीक है,
कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और बना है, देखिए इसको भी। 729 का घनमूल क्या होता है? 729 है क्या? ये 29 का स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर, ये 27 का स्क्वायर है और ये 9 का क्यूब है। 729 क्या होता है? 27 का स्क्वायर और 9 का क्यूब होता है। एक पूर्ण और एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन संख्या दोनों है। तो ये हमारे पास किसका है? 9 का। 72 और 9 81 प्लस बचा ना, 81 कर दो भाई। अब 81 का फोर्थ रूट, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ 81 ये है। अब जाहिर सी बात है, ये किसी ने किसी की पावर 4 होगी। ये वास्तव में किसकी पावर 4 है? 3 की पावर 4 है। नहीं पता तो आप फिर से फैक्टर बनाएंगे। ये 9 होता है, 9 में 81 होता है। 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 3 टू द पावर 4। ये से कैंसिल कर देगा, 3 आ गया। तो यहाँ पे 3 आ गया, ये कहानी खत्म। 3 35 में से 3 जाएगा, बचेगा 32। अब ये क्या है हमारे पास? फिफ्थ रूट ऑफ 32। अब जाहिर सी बात है, 32 भी किसी ना किसी की पावर 2 की पावर, किसी न किसी पावर 5 हो गई है। ये होती है किसकी पावर 5 है? ये 2 दी पावर 5 होती है। आपको पावरें याद होनी चाहिए, नहीं तो आपको ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे। दो, और आपको पता भी नहीं 2 से कट रहा है, ऐसे काटोगे 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 1 2 3 4 5, यानी 2 दी पावर 5 मिल गया। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 2। 119 और 2 कितने हो गए आपके पास? 121। 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11। दैट्स इट। अच्छा, इसकी कहानी अच्छी खासी है। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। हम पहले 2 ये सही वाले एक साथ कर लें। 2 3 5 8 13। 13 तो हमारे पास ये बचे। अब हमारे पास क्या क्या बचता है? 5.5 बार प्लस 0.67 बार प्लस 0.7 बार। इसकी थोड़ी सी बेसिक समझनी आपनी है, इधर ही समझाते हैं। 0.5 बार का मतलब क्या है? एक अंक पे बार लगा है, इसीलिए 1 9 कर दीजिए। 0.7 बार का मतलब क्या है? एक पे बार लगा है तो 1 9। 0.77 बार का मतलब क्या होता है? 2 पे बार लगा है तो क्या होगा? 2 9 नीचे हो। 0.87 बार, 2 पे बार लगा है तो 2 9 हो जाए। ये रिकरिंग डेसिमल कहलाते हैं आपके, ये रिकरिंग डेसिमल है। क्या है ये? रिकरिंग डेसिमल, आवृत दशमलव संख्या। आवृत दशमलव संख्या, इनको भिन्न में बदला जा रहा है, इस तरह से भिन्न बदला जाता है। तो यहाँ तो इनका यही कहानी है, इसलिए इतनी रखेंगे। अगले क्वेश्चन में कुछ और भी समझा। तो हमारे पास ये 13 है, प्लस ये हो गया 5/9, प्लस ये हो गया। अच्छा, एक चीज और समझिए, जैसे मैं 0.5 बार का मतलब क्या है? 0.5 5 5 5 5, ये इनफाइनाइट तक जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। 0.23 का बार का मतलब क्या होता है? 0.23 23 23, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। एक बात बताइए मुझे, 0.7 बार है, 0.77777 इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर मैं इसे 0.77 बार कहूँ तो अभी तो ऐसे खोलूंगा 0.7777। अगर ये दोनों ना हो तो आप पहचान लेंगे क्या? 0.777 इनफाइनाइट तक जा रहा है, 0.777 इनफाइनाइट तक जा रहा है। कौन 0.7 का बार है या 0.77 का बार है? समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। 0.2222, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। 0.2222, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है।
मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं 0.2 का बार कहूँगा, या मैं इसे 0.22 का बार कहूँगा, या फिर मैं इसे 0.222 का बार कहूँगा। क्या पता चलेगा आपको? तो मेरी इच्छा पे कुछ भी कह सकता हूँ, इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकता हूँ, बस यही चालाकी करना है। मैं इसे ऐसे कह दूँ कोई टेंशन, ऐसे कह दूँ कोई टेंशन, है ना? नहीं, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार तो 5/5/99 हो जाएगा। 67 दो डिजिट पे बार लगा है तो 2 9 हो जाएंगे। 77 दो डिजिट पे बार लगा है तो 299 हो जाएगा। बस हर समान तो अंशों को आपस में डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। 5 6 11 7 18 180 तो यही हो गया। 12 12 7 19 199 ही हो गया। 5 6 11 7 18 ठीक है 180, 5 7 12 12 7 19 ठीक है 199। तो 13 प्लस रख लेते हैं, हमें क्या मिला 199/99। ठीक, अब हमें यहाँ एक कॉन्सेप्ट और समझना है हमें। एक कॉन्सेप्ट आप समझना, ये हमने दशमलव आवर्त संख्या को भिन्न में बदला था, अब भिन्न को आवर्त दशमलव संख्या में बदलना है। जैसे 2/9 है, 2/9 को मुझे दशमलव संख्या में बदलना है, तो एक 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट लगेगा एक डिजिट पहले, बस बदल गया। 4/9 को भिन्न में है, दशमलव आवर्त संख्या में बदलना है, एक 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे। 44/99 एक डिजिट पहले पॉइंट है तो एक दो अच्छा 2 9 से डिवाइड करें, दो डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे 0.449। 37/99 दो 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो दो डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे 138/99। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता है, दो डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे साथ साथ, ये 1 यहाँ 38 में ऐड हो जाएगा तो 1.39 बार हो जाएगा। इसको मुझे अलग से समझाना चाहिए था, अगले क्वेश्चन से पहले समझा देंगे। 247/99 को डिवाइड करना है, क्योंकि दो 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट कहाँ लगना चाहिए, दो डिजिट पहले। 2 यहाँ भी जुड़ जाएगा, 249 बार किस पे लगा है, बार किस पे लगेगा, इन दोनों पे, क्योंकि दो 9 है इसलिए दो पे बार लगेगा। थोड़ा सा कोशिश की थी मैंने, बहुत पिछली पकड़ी जाएगी, आगे में समझाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, दो 9 से डिवाइड करने के मतलब मैं दो डिजिट पहले पॉइंट लगा दूंगा और 1 इसमें जोड़ दूंगा, तो 13 प्लस 1.100 आ जाएगा। फिर एक स्टेप और बढ़ जाता है, क्योंकि नियम है दो 9 से डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट दो डिजिट पहले लगना चाहिए, यहाँ पर तीन डिजिट पहले लग गया, इसीलिए क्या किया जाता है, इसे दो डिजिट में लाने के लिए ये वाला दशमलव के पास वाला 1 वो इधर भी ऐड हो जाता है और इधर भी ऐड हो जाता है, तो 1.01 ये मिला और 13 यहाँ मिला, तो 14.01 बार आंसर होगा। दो 5 ठीक है। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझा दूँ। पहला पार्ट, इसके दो पार्टों में समझाना पड़ता है। पहला पार्ट क्या है, किसी भी संख्या को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो ये भिन्न है, ये रिकरिंग डेसिमल बदल जाता है। एक 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे, बार लगा देंगे। 7/9 है, एक 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे और बार लग जाएगा।
8/9 है, 0.8 बार हो जाएगा। 1.4 पॉइंट नहीं, को 9 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट कहाँ लगेगा, एक डिजिट पहले लगेगा, और 1 क्या हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाता है, ये दूसरा स्टेप, तो 1.5 बार हो जाएगा। 32 को मैं 9 से डिवाइड करनी है। पहला स्टेप क्या है कि पॉइंट कहाँ लगना, पहला स्टेप क्या है, पॉइंट कहाँ लगना है, एक डिजिट पहले लगना, 3.2। दूसरा स्टेप क्या है, ये पूर्णांश जो मिला वो यहाँ भी रहेगा और साथ में इतना ही यहाँ जोड़ना, और ये हो जाएगा 5 बार। 46/9। पहला स्टेप, एक डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे, 4.6। अब ये पूर्णांश, दूसरा स्टेप, ये जो पूर्णांश होता है इसे इसमें भी जोड़ देते हैं, 4 रहेगा, 0.10 हो जाएगा। अब एक समस्या खड़ी हो जाती है। समस्या क्या थी कि हमने कहा एक 9 से डिवाइड करना है तो एक डिजिट पहले पॉइंट लगना चाहिए, यहाँ 2 डिजिट हो गए। अब इस केस में हम क्या करते हैं, ये पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ 1 होता है, इसे यहाँ से हटा देते हैं और इसमें भी जोड़ देंगे और इसमें भी जोड़ देंगे, यानी कि ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 होगा। ठीक, ऐसे ही अगर आपने 2 9 से डिवाइड करना है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 2 बार। 43 को अगर 99 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, 43 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, हो गया। 432 को अगर 99 से डिवाइड करना है, शर्त वही, 2 9 से डिवाइड कर रहे हैं, पहला स्टेप 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे, 4.32। दूसरा स्टेप, ये जो पूर्णांश मिला इसे यहाँ भी जोड़ देते हैं, 4.36 हो जाएगा बार, 2 डिजिट पहले पॉइंट। 134/99, 2 9 से डिवाइड करें, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाइए, 1.34। ठीक है, और पूर्णांश यहाँ भी जुड़ जाएगा, 1.35 बार। टू 287 को मैंने 99 से डिवाइड करना है, 2 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे आप, और पूर्णांश यहाँ भी जोड़ देंगे, 2.89 बार। 989 को 99 से डिवाइड करना है, पॉइंट, पहला स्टेप 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे, 9.89, 9 इधर ऐड करेंगे तो 9.98 हो जाएगा बार। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा पहला पॉइंट था। इसमें हमने क्या किया, 9 से डिवाइड करके इसे दशमलव आवृत में बदला। अगला पॉइंट होगा आवृत संख्या को भिन्न में बदलना। बी पॉइंट कैसा है, इसका बी पॉइंट समझिए। जैसे 0.8 बार को मुझे भिन्न में बदलना है, चूंकि एक पे बार लगा है इसलिए सीधे सीधे 1 9 आ जाए। 0.32 2 पे बार लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, 2 9 आ जाते हैं। 0.87 3 पे बार लगा है इसलिए क्या होंगे, 873, 3 9 नीचे आ जाएंगे। 0.82 अब केवल 2 पे बार लगा है, 8 पे नहीं लगा है, तब हम क्या करते हैं, पूरी संख्या को ऐसे लिखेंगे, जिस पे बार नहीं लगा होता उसे हम माइनस करते हैं। 1 पे बार लगा है इसलिए 1 9, 1 पे बार नहीं लगा है इसलिए 0। 82 माइनस 8, 74/90, ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, भिन्न में बदल दिया आपने। फिर से समझिए, 0.323, इस पे केवल 3 पे बार लगा है, हम क्या करेंगे, 323 पूरा लिखेंगे, जिस पे बार नहीं लगा होता उसे माइनस का 32। 1 पे बार लगा है 1 9, 2 पे बार नहीं लगा है तो 2 0, भिन्न में बदल ही लेंगे आप लोग। 1.24 आप क्या करेंगे,
पूरी संख्या वैसी लिखेंगे 1 2 4, जिस पे बार नहीं लगा होता है पूरा पूरा माइनस होगा, बार है माइनस होगा। अब ध्यान समझिएगा, नीचे 9 और 0 जब लगाएंगे तो 9 और 0 सिर्फ दशमलव वाले का रूल होगा, इसका नहीं होगा। एक पे बार लगा है 1 9, एक पे बार नहीं लगा है 0, सिंपल कर ही लेंगे। 2.342, क्या करना है, पूरी संख्या वैसी लिखनी है 2342, जिस पे बार नहीं लगा यानी 23 माइनस कर देंगे। 2 पे बार लगा है 2 9 और 1 0। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हमने दोनों समझे, एक रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना, फिर रिकरिंग फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये नहीं डिलीट हो रहा, कोई बात नहीं, ये रहा हमारा क्वेश्चन में। 5.784 बार हम पूरा पूरा लिखेंगे 5.784। 57 माइनस करेंगे क्योंकि इसकी रिकरिंग नहीं हो रही है। जब पॉइंट लगाते हैं नीचे या 9 लगाते हैं तो हम ये चेक करते हैं पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के बाद वाला चेक करेंगे। 2 पे बार लगा है तो 2 9, एक पे बार नहीं लगा है तो 1 0, ये पॉइंट नहीं लगेगा यहाँ पे, हटाइए। 14 में से 7 गया 7, 7 में से 5 गया बचेगा 2, यहाँ बचेगा 57 अपॉन 990। हमने भिन्न में बदल दिया इसको। 9th, संख्या पद्धति में किन्हीं दो संख्याओं का मासा 4 तथा लासा 264 है। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? एचसीएफ आपको दे रखा है कितना 4, एलसीएम आपको कितना दे रखा है 264। जब भी आपको एचसीएफ दे रखा है, जब भी एचसीएफ दे रखा है तो आप इस एचसीएफ को शामिल करते हुए संख्याएं मान सकते हैं। एक संख्या हो गई 4x और दूसरी हो जाएगी 4y। ध्यान से समझिएगा, जब भी एचसीएफ आपको दे रखा हो तो इसको शामिल करते हुए आप संख्याएं मान सकते हो 4x और 4y। आगे क्या कह रहा है, इनका एलसीएम। जब हम इन अगली हिंट क्या दे रखी है एलसीएम की, हम इनका एलसीएम बनाएंगे तो जो कॉमन होता है वो बाहर लेते हैं, जो नहीं बस कॉमन होगा उसे हम अंदर लिख लेते हैं। ये किसके बराबर है 264 के, काट दीजिए 4 6 4 6 66। तो x इंटू वाई हमें क्या मिला 66। अब हमें क्या ढूंढना है, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जो इस हमारी शर्त को फॉलो करते हैं। अब ये 66 कैसे बना है, x इंटू वाई से बना है। इसका मतलब हमें 66 को भी तोड़ना है, फैक्टर करना होगा। इसका एक फैक्टर तो यही हो जाएगा 60 इंटू 1, यानी इसमें से कोई एक x होगा तो कोई एक y होगा। और क्या टूट सकता है, ये 33 इंटू 2 66 होता, और क्या टूट सकता है 22 इंटू 3, और कुछ टूट सकता है 11 इंटू 6, क्या और भी टूट सकता है ये, अब नहीं टूटेगा। इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, कोई भी कॉमन अंक है तो अलाउड नहीं होगा। हम ऐसा जोड़ा नहीं लेते जिसमें रिपीटेशन हो, यानी रिपीट करके, जैसे कि मैंने कहा 11 66 तो 66 11 ले लें, नहीं लेना, रिपीटेशन नहीं लेना। 22 3 है तो 3 22 ले, ये नहीं लेना, और कॉमन वाला भी नहीं लेते हैं, इनमें वैसे कोई कॉमन अंक है नहीं। तो इस तरह से देखा जाए संख्याओं के कुल मिला के कितने जोड़े बन गए जो हमारी शर्त को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, 4 जोड़े। नेक्स्ट देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का मासा, फिर से एचसीएफ हमारे पास कितना है 12, इनका एलसीएम कितना है 9072। यदि इनमें से एक संख्या, ना 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 इस बार एचसीएफ नहीं दे रखा, इनका गुणनफल दे रखा है, इनका गुणनफल प्रोडक्ट दे रखा भाई।
इनका गुणनफल दे रखा है। यदि इनमें से एक संख्या 7 का गुणज हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? चलिए संख्याएं मान लें, अभी सीखा था हम लोग, जब भी एचसीएफ दे रखा हो तो संख्याएं मानी जा सकती हैं शामिल करते हुए एचसीएफ को। 12x हो गई, 12y हो गई, ये संख्या हो गई। आगे हिंट क्या दे रखा? इनका गुणनफल 90-72 है, यानी कि 12x गुणे 12y कितना है? 9072। जाहिर सी बात है मैं 12 से कैंसिल करूँ इन्हें, 12 से काटूं, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 6 64, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 6 67 हो गया, 12 पंजे 60, 7 12 12 12 12 छिंग 72 क्या पेपर, फिर काटिए 12 से, 12 छिंग 72, 3 12 3 36 63, यानी x इंटू वाई हमें कितना मिल गया? 63। फिर से देखिए 63 कैसे बना है? x और y के गुणनफल से। तो मैं तोड़ लूं भाई, एक तो हमारा 63 इंटू 1, यानी इनमें से एक x ये होगा और एक y ये होगा। दूसरा तोड़ लीजिए, 23 इंटू 2, 21 इंटू 3, 21 इंटू 3, ये हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि ये 3 कॉमन है इसमें, और कोई 7 में 63 कोई कॉमन नहीं है, और कोई नहीं है, 7 में 63 किस यहाँ हो गया, ठीक है। अब कोई कॉमन नहीं है, यानी पूरी संख्या पद्धति में हमारे पास एक जोड़ा और दो जोड़े होंगे, लेकिन संख्याएं हमारी ये थोड़ी ना, ये तो हमारी x और y है। संख्या हमारी 12x 12y थी, संख्या हमारी 12x 12y थी। अब कह रहा है उनमें से एक संख्या 7 का गुणज है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया हम ये ले लें क्योंकि 7 का गुणज यही तो बनाएगी, तो ये हमारी 12 इंटू 7 होगी और ये हमारी 12 इंटू 9 होगी। तो हमसे इसके बारे में पूछा, एक तो 7 का गुणज है, दूसरे के बारे में पूछा, 12 नंबर 108, ये हमारा आंसर होगा। अगर उसने 21 का गुणज किया होता तो हम इसके बारे में पूछते तो होते नहीं, 63 का गुणज पूछता तो हम इसके बारे में सोचते। नेक्स्ट, 3 मित्र एबीसी के मध्य इतने रुपए 2 3 4 के अनुपात में बांटे गए। एक 1170 रुपए बांटे गए, किस अनुपात में? ए को मिला, बी को मिला, सी को मिला, 2:3:4 के अनुपात में बांटे गए। बी ने अपने हिस्से का 1/3 भाग सी को, अच्छा पहले बांट लें हम। अनुपातिक योग कितना? 2 3 5 4 9, 9 से डिवाइड कर दें, 1170 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 नंबर 117 होता है, 130, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू हो गई 130, तो इसे मिले 130 से मल्टीप्लाई करके 260 मिले, 13 तिया 39, 390 मिल गए, 13 चौक 52, इसे मिल गए 520 रुपये। ये डिस्ट्रीब्यूशन बांटना तो आपको आता ही होगा, एक रेशियो की वैल्यू 130, तो दो रेशियो की वैल्यू, तीन रेशियो की वैल्यू, चार रेशियो की वैल्यू, इनको ऐसा मिल गया। बी ने अपने हिस्से का 1/3 भाग, ये रहा बी, इसने अपने एक हिस्से का 1/3 भाग यानी कि 130 रुपये, और सी ने अपने हिस्से का 1/4 भाग, 1/4 भाग, 13 चौक 52, ये भी 130 रुपये हो गया। इसे दे दिए, ए को दे दिए, इसके पास चले आए, इसको दे दिए, दोनों ने क्या दिया? इसको दे दिया। अब देखिए इस तरह से ए के पास 260 रुपये ये और 260 रुपये ये, 520 रुपये हो गए। तो इसी बारे में पूछा, ये ए का हिस्सा क्या होगा, बस खत्म कहानी, 520। नेक्स्ट, 3 मित्र ए बी सी को एक व्यापार में 3600 रुपये के लाभ में से लाभांश क्रमशः 4 5 3 के अनुपात में मिलता है, ठीक है। तो 3600 रुपये को बांट लो, 3600 रुपये के बांटना है हमें, ए को देना है, बी को देना है और सी को देना है। किस अनुपात में देना है? 4 5 3 के, 4 5 और 3 के अनुपात। अनुपातिक योग 4 5 9 3 12, 3600 को मैं 12 से डिवाइड कर दूं, रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू
12 3 36, 300 हो गई। इससे कितना मिलेगा? 3 चौक 1200 मिल गया। इससे कितना मिलेगा? 3 पंजे 1500 मिल गया। इससे कितने मिलेगा? 900 मिल गया। अब क्या करा है? परंतु डी जिसने कोई निवेश नहीं किया था, ठीक है, वो व्यापार प्रबंधन के लिए वे तीनों अपने लाभांश में से क्रमशः 250 रुपए, इसने दिए 250 रुपए, इसने दिए 350 रुपए, और इसने दिए 150 रुपए। किसे दिए? डी को। इसमें से डी के पास कितना आ जाएगा? 250 और ये हो गया हमारा 600, 750। डी के पास कितना आ गया? 750। लेकिन इन लोगों के पास कितना रहेगा? ए के पास 1200 में से, यहाँ लिख देते हैं ना, इधर ही चलो, 1200 में से 250 जाएगा, 12 में से 2 1050 या 950, 950 इसके पास बचता है। 15 में से 300, 1250, यानी 1150 इसके पास बचता है। 1150 इसके पास बचता है। 900 में से 150 जाएगा, 750 रुपये इसके पास बचता है। इस तरह से ए के पास हैं फाइनली 950 रुपये, बी के पास हैं 1150 रुपये, सी के पास हैं 750 रुपये, और डी के पास भी 750 रुपये। इनके मिली, इस तरह से मिली धनराशि के मध्य अनुपात क्या होगा? भाई 0 0 सबका है, कॉमन काट दीजिए। फिर 5 से कटेगा 19, 5 से कटेगा 23, 5 से कटेगा 15, और 5 से कटेगा 15। देखिए जैसा कह रहा है वैसा करते गए, हमने कुछ कॉमन मैथ्स वैस नहीं लगाई, सिर्फ कॉमन सेंस जैसा वो कह रहा है उसको फॉलो करते गए हम लोग। नेक्स्ट देखें, 1600 के 75% के 25% का 10% एक्स है, कह रहा है जो करते जाइए। तो 1600 के 75%, 75% का मतलब कितना होता है? 25% होता है हमारा, 25% होता है 1/4, या छोड़ो, यहाँ पे एक बात समझिए, वाई पूछा क्या? वाई का कितना प्रतिशत एक्स है। तो y का कितना प्रतिशत है, इसमें x के बारे में पूछा गया, तो x ऊपर रहेगा और y नीचे रहेगा into 100, है ना। जैसे a b का कितना प्रतिशत है, अगर आपसे ये पूछा तो हम क्या करते हैं? का वाला कहाँ रहता है? नीचे, और जिसके बारे में पूछा जाता है वो कहाँ रहेगा? ऊपर। a b का कितना प्रतिशत, बस यहीं से समझो। 1600 के 75% के 25% का 10% x है, और 1500 के 40% के 30% का 5% y है। y का कितना प्रतिशत है? x है। तो मुझे x की वैल्यू सारी ऊपर रखनी है। तो 1600 के 75% के क्या का गुणा होता है 25% का 10% x है, और y कितना है? 1500 के 40% के 30% का 5%, है ना। x y का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ऐसे तो निकालेंगे। तो मैंने अलग अलग सॉल्व करने के बजाय इसे एक इक्वेशन में ही लिख लिया। अब काटा पीटी कर लेते हैं। भाई परसेंटेज 1 2 3% ऊपर है तो 3% नीचे, परसेंटेज की कहानी खत्म। 2 0 ये कैंसिल, 1 0 नीचे ये कैंसिल, 5 से काटिए, 5 5 25, 3 25, 5 से काट दीजिए, 5 3, ऊपर एक बचता है 4, 4 से काटिए, 4 4, कुछ और बच रहा है आपके पास? 4 25 नहीं बचा, नीचे केवल 3 बचा है। तो 25 चौक 100, 100/3 इंटू 100, यानी कि ये बचेगा आपको 33.33%। यही कुछ गड़बड़ है क्या?
दो 3 जीरो ही चले गए थे, एक एक जीरो बचा है नीचे, एक जीरो ये वाला बचा होगा, ऊपर एक जीरो गया, 3 जीरो, एक जीरो बचा होगा, एक जीरो की कहानी खत्म। ये अभी एक जीरो और बचा होगा, कहीं कहीं न कहीं काटने में गलती कर दिया। चलिए फिर से देख लेते हैं क्या। एक्स है हमारे पास 16 का 75%, हमने देख लिया था, कटेगा ही कटेगा, 25% का 10%। और वाई हमारा क्या है, 1500 का 40% का 30% का 5%। दो जीरो की कहानी खत्म, एक जीरो की कहानी खत्म। अभी हमारे पास एक जीरो बचता है, एक जीरो से हटा दो ये वाले को, अभी हमारे पास यहाँ 10 बचता है, काटिए। 15 पंजे 75, 5 से 5 क्या, 3 बचता है, 4 बचता है, 4 चौक 16। अब 25 चौक 100 और 10, 1000 से 3, सही है, सही कटा, 1000/3, तो ये तो 333.3% आ रहा है। नेक्स्ट, 540 के 16 से 2/3% का 30% का, ठीक है, इससे क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक्स वाई से कितने प्रतिशत, एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। जैसे हमारे पास ए है 8, बी है हमारे पास, बी है हमारे पास 5। अगर पूछता है ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, हम क्या करेंगे, पहले बताओ ए बी से कितना अधिक है, 3 अधिक है, किससे अधिक है, से वाला कहाँ रहेगा, नीचे से, यानी 5 से इंटू 100, यानी 60% अधिक है। इसी तरह से अगर होता, ए होता हमारे पास 25, बी होता हमारे पास 20, अब कहता है ए, नहीं बी, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, हम क्या करते हैं, बी कम है ए से, 5 कम है, किससे अधिक है, किससे कम है, ए से वाला हमेशा नीचे रहेगा, 25 से, 20% कम है। ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी को यहाँ लागू करना है। एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लें, वाई की वैल्यू निकाल लें। देखो ये हमारे पास क्या, 16 2/3%, जो हमारे पास क्या होता है, 1/6 होता है। नहीं पता हो तो सुन लीजिए, ये आपके पास 16 सही 2/3 है, इसे सिंपल करेंगे, 16 3 48, 2 50, 50/3। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, नीचे 100 से डिवाइड करना, 50 तो कितना आएगा, 1/6, 16 2/3% का मतलब 1/6। इसी तरह से 14 2/7% होता है 1/7, इसे भी देख लीजिए, 14 2/7, एक सॉल्व करेंगे, 14 2/7, 14 सत्ते 98, 100, 100/7, प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 100 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, तो कितना आएगा, 1/7। ठीक है, अब आ जाइए, 540 के का मतलब गुणा 1/6 का मतलब गुणा 30%, ये कौन है, एक्स है। चलिए सिंपल कर लें, हाँ 2 जीरो तो आपके प्रतिशत को खत्म कर देंगे, 6 9 54, 9 3 27, यानी एक्स हमारा कितना मिल गया, 27 मिल गया। अब वाई की बात करते हैं, 630 के 1/7 का 40% क्या है, वाई है। फिर से दोनों जीरो की कहानी खत्म, 7 9 63, 9 चौक 36, तो वाई हमें कितना मिला, 36। अब क्या कह रहा है वो,
एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है? तो एक्स भाई वाई से कम है। कितना कम है? 9 कम है। 9 कम है, किससे कम है? से वाला कहा था नीचे 36। 9 चौक 36, कितने कम है? 25%। नेक्स्ट, एक विक्रेता 6 की 9, ये 2019 के पेपर के अनुसार बनाया है मैंने पेपर। एक विक्रेता 6 की 9, 10 की 11 तथा 11 की 10 की दर से कुछ पेन खरीदता है। 6 की 9 यानी कि 6 रुपए में उसने कितनी पेंसिल खरीदी? 9 पेंसिल खरीदी। 10 रुपए में उसने कितनी पेंसिल खरीदी? 11 पेंसिल खरीदी। और 11 की 10, 11 की 10, 11 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी उसने? 10। टोटल यहाँ कितना पैसा लगा दिया उसने? 654 रुपए यहाँ लगाया उसने। 11 धाम 110 रुपए ये लगाया इसने, ये भी 110 रुपए लगा दिया। 6 की 9, 10 की 11, ठीक है, 11 की 10, टोटल कितना रुपए खर्च किया? 220, ये हो गया 270, 274 रुपए, 274 रुपए खर्च कर दिए। 220, 270, 274 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है। वह उन्हें 25% के लाभ पर बेचना चाहता है, बेच दिए, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई, है ना। अब 274 को 25% के लाभ पर बेचना चाहता है, 25% के लाभ पे मतलब 125% पर बेचना चाहता है। तो विक्रय मूल्य किसका निकालना है? विक्रय मूल्य का, प्रति पेन का, एक पेन का। ये कितने पेन का है भाई? कितने पेन थे? 9, 11, 20, 10, 30 पेन का मूल्य है। तो एक पेन का मूल्य, 30 पेन का विक्रय मूल्य, एक पेन का निकालो, 30 से डिवाइड कर दो। एक 125, 5, 4, 25 पंजे 25, 4 से काट दिया। 4 से कटेगा या 3 से कटेगा? ये 2 से कट सकता है। 2 1, 2 3, 2 7, और कहीं कट रहा है? देखिए 6 9 54, 6 9 10 11 11 10, 6 9 10 11 11 10, सही बनाया। 220, 270, 74, ठीक है, सही कैलकुलेशन। और नीचे 30 है, 5 छक 30 कर दो, 6 दूनी 12 कर दो। 137 को डिवाइड करना है 12 से, 12 1 बच्चेगा 1 7, फिर 12 1 बच्चेगा 5, पॉइंट लगा देंगे 0। 12 चौक 48, 48 बचेगा, फिर 2 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ 1, यानी कि 11 रुपए 41 पैसे। नेक्स्ट देखिए, एक विक्रेता 10 की दर से 15 और 15 की दर से 20 तथा 12 की दर से 25, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 10 रुपए में, 10 रुपए में उसने क्या किया? कॉपी खरीदी है। 10 रुपए की एक कॉपी है, 15 कॉपी यहाँ खरीदी, टोटल कितना पैसा लगाया यहाँ पे उसने? 150 रुपए। 15 रुपए में कितनी खरीदी उसने? 20 कॉपी खरीदी, तो यहाँ पे हो गया 15 दूनी 30, यानी 300 रुपए उसने यहाँ खर्च किए। 12 की दर से 12 रुपए में कितनी खरीदी? 25 कॉपी खरीदी, 25 12, 300 रुपए यहाँ पे हो जाएंगे। ये 25 की ट्रिक मैंने सिखाई है। 3 3 600, 750 रुपए उसने लगा दी, ये हमारे कॉस्ट प्राइस है। अब इसे बेचना है उसे, 750 रुपए बेचना है, 750 लागत है, इसे बेचना है उसे। कितने प्रॉफिट पे बेचना है? 20% के, 20% प्रॉफिट का मतलब उसे 120% पे बेचना है। अब क्या कह रहा है? एक ग्राहक को 2 दर्जन कॉपियों के लिए कितना अदा करना होगा? तो देखो भाई, ये कितनी कॉपियां थी? 15, 40, 60, ये 60 का दाम है, तो एक का दाम कितना हो जाएगा? 60 से डिवाइड कर दूं भाई। अगर 60 का टोटल विक्रय मूल्य इतना, मैं 60 से डिवाइड करूँ, एक का दाम हो जाएगा। हमसे पूछा 2 दर्जन, 2 दर्जन का मतलब है 24 के बारे में पूछा। 2 दर्जन का मतलब क्या होता है? 24 का। 60 2 24 छोड़ दीजिए, एक जीरो कर दीजिए,
75 को दुगना कर दीजिए, 150, 75 नहीं कट जाएगा, 2 से काटा ये 5, 5 से जाएगा 15, 15 24 गुणा करना है, 15 इंटू 24 को गुणा करना है, इसको आधा कर दीजिए और इसे डबल कर दीजिए। ये ट्रिक सिखा चुके हैं। 12 3 36, 360 रुपये। नेक्स्ट, 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ लेने के लिए एक कंपनी को अपनी वस्तु के लागत मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसका अंकित मूल्य निर्धारित करना चाहिए। इसका एक ट्रिक समझेंगे, फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस पे पूरे एक लेक्चर मैंने बनाया 1-1.5 घंटे का, उसे देख लीजिए। 20%, जब भी आपको प्रतिशत छूट मिली है, जब भी आपको प्रतिशत छूट मिली है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि मिला हुआ है, प्रतिशत छूट, प्रतिशत लाभ या हानि मिला हुआ है, तो आप सीधे सीपी और सीधे एमआरपी का रेशियो बना सकते हैं। ये ट्रिक है हमारी। छूट का मतलब होता है कम करना, 100 में से 20 जाएगा, 80 आएगा। लाभ का मतलब बढ़ाना, 100 में 20 जोड़ो कितना आएगा, 120। 4 2 4 3, तो ये सीपी और एमआरपी के बीच में रेशियो मिल जाता है आपको। अब क्या कह रहा है, कंपनी को अपनी वस्तु के लागत मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य बनाया। तो 2 लागत थी, 3 रुपए अंकित मूल्य, 1 बढ़ाया, किससे बनाया, 2 रुपए से। 2 रुपए था, 3 कर दिया, 1 बढ़ाया, किससे बढ़ाया, 2 रुपए से। यानी उसने 50% बढ़ा दिया था, क्रय मूल्य को 50% बढ़ाकर अंकित मूल्य निर्धारित किया। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। 20% छूट और 20% का लाभ। 20% फ्रैक्शन बदलिए, इसे हम फ्रैक्शन मेथड से, फ्रैक्शन मेथड। 20% का मतलब 1/5। डिस्काउंट बेसिक क्या कहता है, डिस्काउंट जो है किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। ये डिस्काउंट ही तो था। तो 1 रुपए एमआरपी अगर 5 पे, 1 रुपए की छूट, तो वो कितने की बिकेगी जाके, 4 की। फिर से 20% कितना होता है, 1/5। ये लाभ था हमारा, प्रॉफिट। लाभ या हानि हमेशा किस पे देखते हैं, बेसिक कहता है कि क्रय मूल्य पे। यानी एक 5 पे है, 1 का प्रॉफिट है, तो वो कितने की बिक रही है जाके, 6 की। अब यहाँ एक समस्या क्रिएट हो गई, वस्तु एक ही बार बिक रही है। आप कह रहे हो कि यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य 4 रुपए और यहाँ आप कह रहे हो विक्रय मूल्य 6 है, गड़बड़ है। वस्तु एक ही बार बिकी, तो उसका विक्रय मूल्य भी एक ही होना चाहिए। तो 4 और 6 का भी इक्वल होगा अपने एलसीएम 12 पे, 12 पे। इसे 12 बनाने के लिए मैं 3 से इंटू करूँ, और इसे 12 बनाने के लिए मैं 2 से। बस, अब दोनों रेशियो जो थे वो रिलेटेड हो गए, किसी का भी डेटा लेकर हम यूज किया सकते हैं। हमसे सीपी कितना बना है यहाँ पे, 5 2 जा 10, 10 रुपये बना है। एमआरपी कितना बना है हमारा पास, 5 थी 15। तो भाई सीपी अगर 10 था, एमआरपी 15, तो कितना बढ़ाया गया, 5 किससे बढ़ाया गया, 10 से। आ गया वही 50%। ये ट्रिक बड़ी अच्छी है, समझ लीजिए। मुझे तो लगता नहीं कोई एग्जाम ऐसा हो, अगर डिस्काउंट का क्वेश्चन आ रहा है तो इसका क्वेश्चन आना ही आना है, हर दूसरे एग्जाम में मिलना ही मिलना। बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। पूरा एक लेक्चर 1-1.5 घंटे का मैंने बनाया, देख लीजिए डिस्काउंट ट्रिक। नेक्स्ट, एक विक्रेता अपनी वस्तु को 4% की छूट पर बेचता है, उसे सौदे में 8% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य इतना है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। सेम ट्रिक पे बनाया मैंने क्वेश्चन, तो अब सीधे से ट्रिक पे ही सॉल्व करा देते हैं इसको। डिस्काउंट कितने का है आपका, 4% का। प्रॉफिट कितना है, 8%। डिस्काउंट क्या देता है, सीपी का रेशियो। प्रॉफिट क्या दे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये एमआरपी का रेशियो देता है। डिस्काउंट का मतलब होता है कम होना, 100 में से 4 जाएगा, 96 बचेगा। प्रॉफिट का मतलब होता है बढ़ना, 100 में जोड़ोगे 8 तो हो जाएगा 108। अब इससे रेशियो बनाना, तो कैंसिल करके रेशियो बना सकते हो। जैसे 8 से कट रहा है ना, 12, 8 से कट रहा है, 8 1 नहीं, 8 से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा था।
4, 24 चौक 96, 24 4 2 4 7, 24 3 से कट रहा था, 3 8 3 9, ये हो गया हमारा इनका रेशियो हो गया। 432 क्या है? अंकित मूल्य, जो हमारा, आप इससे भी लेके चल सकते थे, ऐसे कोई नहीं। तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 432। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य जो रेशियो मिला कितना? 8। आप ऐसे भी कर सकते थे और आप इसको भी लेके चल सकते थे। एमआरपी कितना है? 108, ये जो दे रखा है 432। सीपी कितना है? 96 की वैल्यू पूछी है। देखिए ये 4 8 32, 4 गुना है, 4 से गुणा किए, 4 6 24, 2 4 9 36 38, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। बस यहाँ पे क्या है, आपका एक स्टेप बच गया है। एक धन इस प्रकार उधार दिया गया कि ब्याज दर का अंकित मान समयावधि के समान है। यदि ब्याज दर का अंकित मान यानी आर और टी कैसा है? समान है। ब्याज दर का अंकित मान समयावधि के समान है यदि मिलने वाला ब्याज मूलधन का 25%, 25% 1/4 होता है, तो ब्याज दर क्या हो गया? आसान सा क्वेश्चन। एसआई क्या होता है आपका? एसआई क्या होता है? PRT/100 होता है। चलिए ब्याज कितना है? आप चाहे 25% के भी लेके चल सकते हो, आप 25% भी लेके चल सकते हो। अगर मूलधन 100 रुपये है तो ब्याज उसका 25% है। अगर मूलधन क्या है? 100 रुपये है तो ब्याज कितना उसका? 25% यानी 25 है। आर और टी कैसे हैं? सेम है, तो मैं टी की जगह आर लिख दूं, दोनों सेम है, अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 बराबर आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा? 5। ये मैंने 19 क्वेश्चन लिए हैं, पिछले पेपर के अनुसार लिए हैं। कोशिश करेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन बढ़ा दें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही होंगे शायद क्वेश्चन, हाँ इतना ही क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मैंने कोशिश की हर क्वेश्चन के बेसिक समझाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।